हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैनोनाइजेशन विच इज़ रिटन बाय जॉन डन। जॉन के डन के द्वारा लिखी गई ये पोएम कैनोनाइजेशन को आज हम पढ़ेंगे आज के सेशन में, जो लिखी गई थी 1590 में, लेकिन ये पब्लिश्ड हुई 1633 में। जॉन डन एक बहुत ही जाने माने मेटाफिजिकल पोएट थे। मीन्स मेटाफिजिकल एक ऐसी नरेशन होती है, एक ऐसा पोएटिक कंपोजिशन होता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी की एलिमेंट्स और फ़िलासफ़िकल चीज़ों को मिलाकर बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली उसे दिखाया जाता है, जो रीडर्स को सम टाइम चैलेंज भी कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अप्रोच रखी जाती है किसी भी चीज़ को देखने की। तो हम इस पोएम कैनोनाइजेशन में भी देखेंगे कैसे ये इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम है। इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम क्लेम्ड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रोमांटिक लव एज स्पिरिचुअल। इसमें जो सोसाइटी में या फिर जो भी रोमांटिक लव है उसको स्पिरिचुअल लेवल का माना गया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जॉन डन ने इसे पोर्ट्रेज किया कि कैसे एक रोमांटिक लव ही स्पिरिचुअल हो सकता है। When the poem is written, when the canonization is written, जॉन डन एक मिडल एज मैन थे, और वो इसलिए लिखी गई थी। द पोएम इज़ रिटन व्हेन ही फाइंड्स, जब उन्हें पता चलता है कि फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड हैं वो भी उनकी जो लव अफेयर है उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। मतलब कि वो जॉन डन से कहते हैं कि इट्स नॉट फेयर टू बी इन लव इन दिस एज। तब ये उनको एड्रेस करते हुए कैनोनाइजेशन लिखी गई थी। और जो पोएम है उसके स्टैंजाज में जॉन डन पोर्ट्रेस करते हैं कि स्टेप्स, वो सारे स्टेप्स कि कैसे बाय द मीन्स ऑफ रोमांटिक लव कोई भी कैनोनाइजेशन को पा सकता है, मीन्स सेंट बन सकता है। सेंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सेंट, कैनोनाइजेशन मीन्स होता है। और कैथोलिक चर्च में, जो एक क्रिश्चियन चर्च होता है, वहाँ पे एक प्रोसेस होती है कैनोनाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल का सेंट बनने की। तो जॉन डन बहुत ही ज़्यादा इस लव को स्पिरिचुअल मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है किसी भी पर्सन का एक सेंट बनने का। थीम ऑफ द पोएम मीन्स द आइडिया अराउंड विच द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड इज़ द, वो आइडियाज़ जिनके अराउंड पूरी पोएम में जो ये सेंट्रल आइडिया है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज करता है राइटर, वो है कि लव इज़ अ टाइमलेस एंड स्पिरिचुअल एज वेल। कि जो प्रेम है वो टाइमलेस है, ये टाइम बाउंडेशन नहीं जानता है कि ये किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। एंड स्पिरिचुअल एज वेल इज़ नॉट ऑल अबाउट मैटेरियलिस्टिक, ये हर टाइम मैटेरियलिस्टिक नहीं होता है, इट इज़ स्पिरिचुअल, मतलब ये आध्यात्मिक भी होता है। एंड समटाइम्स, एंड उनका मानना है कि समटाइम्स इट मेक्स द लवर्स इमॉर्टल, कभी कभी तो प्रेम में लोग अमर भी हो जाया करते हैं। और इस पोएम कैनोनाइजेशन के माध्यम से जो ओल्ड नोशंस हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं लव को लेकर, बहुत ही अगली कॉन्सेप्ट हैं, उसको वो ब्रेक करता है। वो मानता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। क्वाइंट न्यू मतलब कि नए नए नोशंस लेकर आते हैं लव को लेकर। वो उनके नोशंस हैं कि ये स्पिरिचुअल है और इमॉर्टल है। लेकिन वो पोएम के लास्ट वाले स्टैंजाज में वो ये भी बोलते हैं कि द रियल लव इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इन रियलिटी, मतलब कि लव जो है रियलिटी में बहुत ही रेयर है कि एग्जिस्ट करे। इसलिए वो अपनी पोएम में या फिर पोएम के माध्यम से वो इसे जीवित रखेंगे। इट वुड बी लेजेंडरी इन पोएट्री। स्ट्रक्चर एंड पोएटिक डिवाइसेस, हम कैनोनाइजेशन पोएम के स्ट्रक्चर मतलब उसके पैटर्न को देखेंगे कि पोएम कैसे लिखी गई है, उसका पैटर्न क्या है। और पोएटिक डिवाइसेस, इस पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए किन किन पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। द पोएम इज़ रिटन इन 5 स्टैंजाज, पोएम को 5 स्टैंजाज में मतलब पैरा में लिखा गया है। दैट इज़ सेपरेटेड बाय सेट्स ऑफ 9 लाइन्स, और हर स्टैंजाज में 9 लाइन्स हैं।
द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो A B B A C C A ये राइमिंग स्कीम है पोएम की, द कैनोनाइजेशन की। एंड द यूज ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर, पोएम में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली मेटाफर का यूज किया गया है, बट जॉन डन ने एक्सटेंडेड मेटाफर, कुछ एक्सट्रीम लेवल के मेटाफर का यूज किया है जॉन डन ने इस कैनोनाइजेशन पोएम में, जिसको हम कॉन्सीट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि वो कंपेयर करते हैं अपनी लव को और ख़ुद को, मतलब वो अपनी जो रिलेशंस हैं उनको कंपेयर करते हैं फोनिक्स रिडल से। फोनिक रिडल एक स्पिरिचुअल बर्ड है, एक पौराणिक पक्षी है जिसको बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और पवित्र माना जाता है। तो ये क्लेम करते हैं जॉन डन कि उनका लव बहुत ही स्पिरिचुअल है, और इसको प्रूव करने के लिए वो अपने रिलेशंस को कंपेयर्ड हिम एंड हिज लव टू फोनिक्स रिडल से कंपेयर करते हैं। दैट इज अ कॉन्सीट। कैनोनाइजेशन का मतलब है संत बनने की प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, होल्ड्स योर टंग, अपनी जुबान बंद करिए, एंड लेट मी लव, और हमें प्रेम करने दिया जाए। और चाइल्ड माई पालसी, तुम चाहो तो मजाक उड़ा सकते हो या फिर व्यंग कर सकते हो मेरे पालसी का। पालसी एक तरह की डिफॉर्मिटीज़ है बॉडी में जो अक्सर बूढ़े लोगों में होती है, जिसमें हाथ और पैर दोनों कांपने लगता है। और माई गट मीन्स गठिया का, तुम चाहे तो मजाक उड़ा सकते हो मेरे पालसी का और मेरे गठिया का। माई 5 ग्रे हेयर्स, जो मेरे 5 बाल हैं तुम उसका भी मजाक उड़ा सकते हो। और र्यून्ड फॉर्चून फ्लट, या फिर जो मेरी फ्लट किस्मत है, एकदम बेकार ख़राब किस्मत है, तुम उसका भी मजाक उड़ा सकते हो। विथ वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव, और तुम चाहो तो धन से अपनी स्थितियों को इम्प्रूव कर सकते हो। और माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव, और कला से अपने मस्तिष्क को इम्प्रूव कर सकते हो। टेक यूर कोर्स, तुम चाहो तो कोई कोर्स भी ले सकते हो। और गेट यूर प्लेस, तुम चाहो तो कोई कोर्स, कोई डिग्री ले लो और गेट यूर प्लेस, और तुम उस डिग्री से कोई पोस्ट भी ले सकते हो। ऑब्जर्व हिज ऑनर, तुम उसका सम्मान करो, हुज ग्रेस उसका, और द किंग्स, उसका बड़प्पन करो, और द किंग्स रियल का, और हिज स्टैम्प्ड फेस, तुम चाहो तो वास्तविक राजा का सम्मान करो, उसका बड़प्पन करो, या फिर स्टैम्प्ड फेस, जो सिक्कों पे या फिर कहीं भी छपे हुए जो स्टैम्प्ड फेस होते हैं उसका सम्मान करो, उसका बड़प्पन करो। कॉन्टेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव, तुम जो मन चाहे वो करो। कॉन्टेम्पलेट, विचार करो, वॉट यू विल अप्रूव, जो तुम करना चाहते हो वो करो। एंड यू विल लेट मी लव, लेकिन मुझे प्रेम करने दो। अलास, हाय, हु इज़ इंजर्ड बाई माई लव, कौन घायल हो गया मेरे प्रेम से। वॉट मर्चेंट शिप हैव माई साइड ड्रॉन्ड, और किस व्यापारी के नाव को मेरी आहों ने डुबो दिया। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लड हिज ग्राउंड, और किसने कहा कि मेरे आंसुओं ने किसी के मैदान में बाढ़ ला दी हो। When did my coals a forward spring remove, और कब जो मेरी ठंडियाँ हैं और उसने आते हुए वसंत को रोक दिया हो, रिमूव कर दिया हो। When did the heats which my veins feel, और कब जो गर्मी है मेरे वेंस में, मतलब कि मेरी नसों में जो गर्मी है उसकी वजह से प्लेग बिल में कोई और भी, किसी और का भी नेम या फिर उसमें बढ़ोतरी हो गई हो। ऐड वन मोर, ऐसा तो नहीं हुआ। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, और अभी भी सोल्जर्स को, सैनिकों को वार मिल जाया करते हैं, मतलब युद्ध के मैदान मिल जाते हैं। लॉयर्स, और वकीलों को फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, अभी भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, झगड़ालू लोग। विच क्वेरल्स मूव, वो चाहते हैं कि झगड़ा और बढ़ता रहे।
मतलब कि झगड़ा को आगे बढ़ाने वाले लोग अभी भी लॉयर को मिल जाते हैं और सोल्जर्स को अभी भी युद्ध के मैदान मिल जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो दो सी एंड आई डू लव, हमें और उसे प्रेम करने दो। कॉल अस वॉट यू विल, और तुम कॉल अस वॉट यू विल, तुम जो चाहो वो हमें कह सकते हो। एंड वी आर मेड सच बाई लव, और हम तो प्रेम के द्वारा ही बनाए गए हैं। कॉल हर वन, तुम उसे एक, और मी अनदर फ्लाई, और मुझे दूसरी मक्खी कह सकते हो। वी आर ट्रैपर्स टू, हम तो पतंगे भी हैं। एट आवर ऑन कॉस्ट डाई, जो अपनी शर्तों पे मरना जानते हैं। एंड वी इन अस फाइंड ईगल एंड डव, और हम अपने आप में भी ईगल और डव दोनों चीज़ें पाते हैं। मतलब ईगल और डव दोनों की अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पीस वाला बर्ड है ईगल, डव और ईगल। ईगल जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाना जाता है। तो राइटर्स बोलता है, राइटर सेज दैट कि उसमें और उनकी जो लव है उसमें ईगल और डव दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जा सकता है। दे आर देमसेल्फ ईगल एंड डव। द फोइनिक्स रिडल हैथ मोर वीट बाय अस, जो फोइनिक्स रिडल है उसे हमसे ज़्यादा तर्क दिया जाता है। इस लाइन को समझने के लिए पहले हमें फोइनिक्स रिडल के बारे में जानना होगा। फोइनिक्स रिडल एक बर्ड है जो एक पौराणिक पक्षी है। या फिर बर्थ के लिए भी मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने शरीर को खुद ही जलाकर वहाँ से रीबर्थ होता है उसका। तो उससे राइटर तर्क देता है कि द फोइनिक्स रिडल हैथ मोर विथ बाय अस, कि फोइनिक्स बर्ड को हमसे ज़्यादा तर्क मिलता है। वी टू बिंग वन, हम दोनों भी तो एक हैं, मतलब कि ना हम फीमेल हैं ना मेल हैं। आर इट सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, हम भी फोइनिक्स रिडल की तरह ना मेल हैं ना फीमेल हैं, हम दोनों न्यूट्रल हैं। मतलब कि मेल और फीमेल मिलके हम भी वी टू वन हैं, मतलब कि दोनों एक हैं और वो दोनों एक मिलके हम न्यूट्रल हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, हम भी तो प्रेम में जीते हैं और मरते हैं। एंड ट्रू द माइस्टीरियस बाय दिस लव, और इस तरीके से हम भी फोइनिक्स रिडल की तरह अपने प्रेम के द्वारा एक रहस्यमयी हैं। और वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लाई बाय लव, हम प्रेम में मर सकते हैं इफ़ नॉट लाई बाय लव, और अगर जी नहीं सकते तो। एंड इट अनफिट फॉर टॉम एंड हर्स, अगर इफ़ अनफिट फॉर टॉम, अगर हम इस लायक न भी हों कि हमारा मकबरा बनाया जाए और हर्ष निकाला जाए, मतलब हमारी शव यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली जाए, जैसे आवर लेजेंड भी, जैसे महान लोगों की निकाली जाती है। इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो भी ये कविताओं की गाथाओं के योग्य होगा ही। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर नो पीस ऑफ क्रॉनिकल मतलब इतिहास का कोई भी पीस, टुकड़ा, इतिहास के किसी पन्ने में, नो पीस ऑफ क्रॉनिकल्स, किसी भी पन्ने में हमें जगह न मिली। वी बिल्ड्स इन सोनेट प्रिटी रूम्स, हम सोनेट्स में, गाथाओं में तो अच्छी खासी जगह बना लेंगे। अ वेल एज द वेल रॉट यर्न्स बिकम द ग्रेटेस्ट एसेस एज द हाफ एकर टॉम्स, पोएट कहना चाहता है, जॉन डन कहते हैं कि एक वेल रॉट अच्छी तरीके से गढ़ा हुआ कलश भी, यर्न भी बन जाता है द ग्रेटेस्ट एसेस, महान अस्थि, एज हाफ एकर टॉम, जैसे एक हाफ एकड़ में बना हुआ मकबरा हो। वो अपने अस्थि की मतलब अपनी बताते हैं कि उनका सिर्फ कलश ही एक हाफ एकड़ मकबरे के बराबर है। एंड बाय दीज हाइम्स, और इस भजनों के द्वारा, आल शैल आई प्रूव, सभी मानेंगे कि अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, हम तो प्रेम में वैराग्य हो गए, संत हो गए। यहाँ पर जॉन डन अपनी जो लव है उसके प्रति, जो लव है उसको स्पिरिचुअल लेवल का मानते हैं। वो मानते हैं कि उनका लव बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है और पवित्र है, और वो उसके मीन्स से, उसके मीडियम से, उसके माध्यम से वो एक संत बन गए। एंड द सिनवॉकर्स, और लोग ये मानेंगे, यू
होम रिवरेंट लव मेड वन अनदर हर्मिटेज। आप वो थे जिसने प्रेम को इतना आदरणीय बनाया कि आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हो गए। मतलब आप दोनों लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे को पूजा की स्थली बना ली। यू टू होम लव वाज पीस। आपके लिए तो प्रेम बहुत ही ज़्यादा शांति थी। मतलब दैट नाउ इज रेज, जो आजकल क्रोध है, ईर्ष्या है, जो इसके इम्पोर्टेंस को जानता ही नहीं है। लेकिन आपके लिए, आप लोगों के लिए जो प्रेम था वो बहुत ही पीस था। यू हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज। आपने पूरी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसकी सोल को कॉन्ट्रैक्ट मतलब निचोड़ कर अपनी आँखों की ग्लास में डाल लिया एंड so made such mirrors and such spice that they did you to epitomize. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love. इस लाइन्स में पोएट बोलते हैं, जॉन डन बोलते हैं कि आप लोगों ने जो वर्ल्ड की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं सबको निचोड़ कर अपनी आँखों में डाल लिया एंड इस तरीके से एक ऐसा स्पाइस बना, एक ऐसा भेदिया बना दैट जिसने डिड यू टू एपिटमाइज, आपका भेद खोल दिया। मतलब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है उसको बता दिया, मतलब उजागर कर दिया। और इस कारण से कंट्रीज, टाउन एंड कोर्ट्स बेग फ्रॉम एबव ए पैटर्न ऑफ योर लव। कंट्रीज, देश, कस्बे, कोर्ट, दरबार सिर्फ यही बेग करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, ए पैटर्न ऑफ योर लव, कि अगर प्रेम हो तो आप जैसा।